गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारी बातें हैं करने के लिए और जितना टीवी देखते हैं उतना ही इरिटेशन होता है इन टीवी एंकर से जो ये इस तरह की बात करते हैं, ख़ास तौर पे अनुज सिंघल जैसे लोगों से जो कि बहुत ही मैच्योर तरीके से बात करते हैं। इनको पता कुछ नहीं है और आके दुनिया भर का ये लोग ज्ञान बांटते हैं और हर रोज़ ये गलत जाते हैं। 10 में से 2 वीडियो इनके ठीक जाते हैं, वो क्लिप काट के दिखा देते हैं। बाकी जो ख़राब वीडियोज होते हैं या गलत होता है इनके स्टेटमेंट्स, वो कभी ये लोग दिखाते नहीं है। एक दिन बैंक निफ्टी क्या चला भाई, बैंक निफ्टी ये हो जाएगा, बैंक निफ्टी वो हो जाएगा, बैंक निफ्टी वो हो जाएगा। अगर आप ढंग से देखें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में इतनी जितनी भी बैंकें हैं उसमें से कुछ बैंकें ही चली है। उसमें सबसे ज़्यादा चला है आईसीआईसीआई बैंक और थोड़ा सा इंडसइंड बैंक। जिस बैंकों के आप जो बैंक्स आपके बहुत फेवरेट है, सीएनबीसी आवाज़ चैनल से मैं कहना चाहता हूँ एचडीएफसी बैंक, वो बिल्कुल नहीं चला है। तो मैंने आपको हमेशा बोला 2 बैंक मुझे बहुत पसंद है। अगर बैंक निफ्टी को कोई बचा सकता है तो ये 2 या 3 बैंक बचा सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा और सबसे अच्छा बैंक है प्राइवेट सेक्टर में आईसीआईसीआई बैंक। इंडसइंड बैंक कुछ ख़राब नहीं है, इंडसइंड बैंक भी ठीक है, पर इंडसइंड बैंक में इतनी ताकत नहीं है कि वो बैंक निफ्टी को अपने बलबूते पे चला दे। उसे आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई का साथ चाहिए। कल एसबीआई थोड़ा सा पॉजिटिव बंद हुआ और नीचे से ऊपर आया और उसमें और दूसरा आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा अच्छा चला और इंडसइंड बैंक चला, इसकी वजह से बैंक निफ्टी चला। बाकी एचडीएफसी बैंक ने, बाकी आप बैंक निफ्टी का सारी बैंक्स को जाके देख लीजिए, कुछ ही बैंकों ने परफॉर्म किया जिसमें मेन आईसीआईसीआई बैंक था, इसकी वजह से बैंक निफ्टी चला। और आज आके ये लोग खुश हो रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में ये मूव आ गया, बैंक निफ्टी में वो मूव आ गया। बैंक निफ्टी में कुछ मूव आया नहीं है, बैंक निफ्टी वापस आपको चीट कर देगा। ये जिस दिन वापस आईसीआईसीआई नहीं चलेगा बैंक निफ्टी, मुझे आज ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी आज भी माइनस में बंद हो जाता है। तो ये बहुत ही मेच्योर तरीके से बिहेव करता है। कल मैंने मॉर्निंग में बहुत क्लियरली आप सबको ये बोला था कि निफ्टी 24,745 का लेवल नहीं तोड़ेगा। मैंने बहुत क्लियरली सबको ये बोला निफ्टी 24,745 का लेवल नहीं तोड़ेगा। अगर निफ्टी ने 24,745 का कल लेवल तोड़ा होता तो हम शॉर्ट टर्म एक डाउनफॉल में जा सकते थे। ये सब डेटा का कमाल है। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, कोई चार्ट काम नहीं करता, कोई प्रीमियम काम नहीं करता, कोई डिस्काउंट काम नहीं करता। मुझे प्रीमियम और डिस्काउंट, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे चार्ट देखना नहीं आता। मुझे 25 साल हो गए स्टॉक मार्केट में, मुझे अब तक चार्ट देखना नहीं आता और ना मैं चार्ट देखना सीखना चाहता हूँ। मेरे लिए सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं डेटा याद रखता हूँ। मुझे 25 साल के सारे डेटा याद है, कहाँ से निफ्टी चला है, कहाँ से गिरा है, कब गिरा है, कौन से सर्किट लगी, वहाँ से कब बाउंस किया, वो मुझे सब याद है। और उसी के बेसिस पे और थोड़ा सा उसका बिहेवियर देख के, क्योंकि स्टॉक मार्केट भी मुझे जो अनुभव है उससे ऐसा लगता है कि एक जैसे एक इंसान, नॉर्मल इंसान बिहेव करता है, स्टॉक मार्केट भी वैसे ही बिहेव करता है। बहुत जल्दी वो ओवर एक्साइटेड हो जाता है, बहुत जल्दी पैनिक में आ जाता है और अकॉर्डिंगली बिहेव करता है। लेकिन डेटा को स्टॉक मार्केट हमेशा रेस्पेक्ट करता है। डेटा सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपको डेटा याद है तो आपको पता चल जाता है कि मार्केट कहाँ तक गिरेगा, मार्केट कहाँ तक ऊपर जाएगा, कहाँ पे वो रेजिस्टेंस है और कहाँ पे सपोर्ट है। ओवर एक्साइटेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिसअपॉइंटेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडियन स्टॉक मार्केट एक लॉन्ग टर्म बुल मार्केट में है, बुल फेज में है, और वो डेफिनेटली दूसरे जो अमेरिकन मार्केट्स है या यूरोपियन मार्केट है उसको डेफिनेटली आउट परफॉर्म करेगा। वो बहुत सिंपल सी कॉमन सेंस की चीज़ है, उसमें कोई आपको इकोनॉमिक्स सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको कई बार बोला $3 ट्रिलियन को $30 ट्रिलियन पे ले जाना है तो स्टॉक मार्केट भी $30 ट्रिलियन का डेफिनेटली होगा, तो स्टॉक मार्केट को चलना है। अब आप ये सोचोगे कि अमेरिका भी इतना चल जाएगा, यूएस मार्केट भी इतना चलेगा, यूरोप का मार्केट तो नहीं चल सकता, क्योंकि उनकी इकोनॉमी 10 गुना नहीं हो पाएगी। इंडिया में अभी जगह है, कैपेसिटी है, इंडियन इकोनॉमी 10 गुना हो सकती है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट को चलना ही है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी छोटा बच्चा बता सकता है अगर थोड़ा सा उसमें। लेकिन आते हैं इमेच्योर तरीके से बिहेव करते हैं इस अनुज सिंघल की जैसे, और कुछ भी आके ओवर एक्साइटमेंट में आके बोलते हैं। अरे कल अगर परसों तो तुम लोगों को सबको मंदी लग रही थी, बहुत सारे एक्सपर्ट्स आ रहे थे और बात कर रहे थे निफ्टी में अभी 24,500 का लेवल आ जाएगा, निफ्टी में यहाँ से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ ना, निफ्टी 24,745 से बाउंस करके 24,945 पे आ गया और आज हम बातें कर रहे हैं कि निफ्टी वापस ऑल टाइम हाई बना देगा, ये बना देगा।
क्या बच्चों जैसे बात करते हो, इतने बड़े हो गए हो, 40-40, 50-50 साल के हो गए, और बच्चों की जैसे आके मम्मी ने टॉफ़ी दे दी तो आप खुश हो जाते हो, मम्मी ने टॉफ़ी नहीं दी तो रोने लग जाते हो। इस तरह की बकवास है, कुछ होता नहीं है। तो मेरा आज का मानना ये है कि निफ्टी इस वक्त 50 पॉइंट प्लस, गिफ्ट निफ्टी 50 पॉइंट प्लस दिखा रहा है, तो 25,000 के आसपास उसको ओपन हो सकता है। पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी 25,045 आज नहीं क्रॉस करेगा। अगर 25,045 क्रॉस कर देगा तो हमारे लिए कल खुशी की बात है, आज नहीं। और नीचे के लेवल में 24,850 पे आज वो सपोर्ट ले सकता है। फ्राइडे को जो मार्केट ख़राब हुआ, मैं खुद उसका कोई रीज़न नहीं ढूंढ पाया सिवाय इसके कि रिलायंस काफ़ी गिर गया। रिलायंस 2945 पे आ गया था, उसकी वजह से मार्केट ख़राब हुआ। और रिलायंस किसी भी तरीके से बाउंस नहीं किया। अगर रिलायंस बाउंस कर जाता तो मार्केट भी बाउंस कर जाता, और कहीं से कुछ जियो पॉलिटिकल ऐसे अफवाहें थी, उसकी वजह से मार्केट को अंदर से थोड़ा सा घबराहट हो रही थी, और वो किसी भी तरीके से फ्राइडे को बाउंस करने के लिए तैयार नहीं हुआ। अदरवाइज़ उसको फ्राइडे को ही वापस बाउंस कर देना चाहिए था। पर जो भी है, फ्राइडे को ये हुआ और हम लोग कोई पोजीशन कैरी करके नहीं गए। अभी आज डिक्सन ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है किसी कंपनी के साथ में, तो वो डिक्सन के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन उसी के सामने किसी ब्रोकिंग हाउस का एक रिपोर्ट है, उसमें डिक्सन का को कोई अंडरवेट नहीं किया है, लेकिन डिक्सन का टारगेट वो 8,200 रुपया दे रहे हैं, जो 12,500 से 8,200 यानी 4,000 रुपया कम है, करीब 25% कम है। तो अब इसकी वजह से डिक्सन को चलना चाहिए, डिक्सन को गिरना चाहिए, ये मुझे नहीं पता। एज ऑफ नाउ मुझे नहीं पता, क्योंकि 8,000 का रिपोर्ट देते हैं तो वो एक्चुअली सेंटिमेंटली नेगेटिव होता है, उसको चाहे कॉन्ट्रैक्ट मिला हो। तो डिक्सन को हम वॉच करेंगे। लेकिन हाँ, डिक्सन में ये है कि अगर आज 12,000 का लेवल तोड़ देता तो 11,500 आ जाएगा, और या वो 12,500 के ऊपर आज क्लोज देगा, या तो 12,500 रुपये के ऊपर क्लोज देगा, या अगला टारगेट उसका 11,500 है। अगर 11,500 होगा तो हम बाय करेंगे, और 12,500 के ऊपर बंद होगा तो हम बाय करेंगे। लेकिन 12,500 के नीचे, 12 और 12,500 के बीच में डेफिनेटली बाय नहीं करेंगे, 11,500 का वापस वेट करेंगे। तो देखते हैं कि क्या होता है। HUL में जब CLSA का रिपोर्ट आया था, मैंने आपको बहुत क्लियरली बोला था कि CLSA की रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है, उसको डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। 2,100 रुपये का रिपोर्ट उन्होंने दिया, इनको तो शर्म भी आती नहीं है। क्या मैं कितना बोलूँ, मुझे तो खुद बोलते बोलते मेरा मुंह दुखने लग गया है। लेकिन ये लोगों के कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, रोज़ एक गलत रिपोर्ट निकालते हैं, क्योंकि इनको पैसा कमाना है। होता ये कि रात को ये लोग शॉर्ट से, क्योंकि इनको तो पता है कि हम क्या रिपोर्ट निकालने वाले हैं, इनके जानने वालों को भी पता है, इनके सर्कल में सबको पता होता है कि ये रिपोर्ट आने वाली है। बेचारे रिटेल इन्वेस्टर को पता नहीं होता है, ठीक है, आपके मेरे जैसे लोगों को पता नहीं होता है। इन्होंने एक रिपोर्ट बना दी जैसे आइडिया की कि कल 2.5 रुपये आ गया, शायद गोल्डमैन सैक्स ने बनाई थी। तो इनके नॉन लोगों को पता है, इनके जो भी सर्कल है इनको पता है, तो ये लोग आइडिया को शॉर्ट सेल करके गए होंगे, और अगले दिन आइडिया को इन्होंने नीचे गिरा दिया, और बाद में उसको पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी, सीधा सीधा पैसा बन गया। ये इनसाइडर ट्रेडिंग है, ये स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने का एक तरीका है। इन लोगों के खिलाफ मैं बार बार बोलता हूँ, जांच होनी चाहिए, और इनको जेल के अंदर भेजना चाहिए, इनको पनिश करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर को नुकसान होता है। ऐसा तो है नहीं कि इतनी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है कि किसी को पता नहीं होता है, कि जैसे भारत सरकार का बजट है कि फाइनेंस मिनिस्टर और कुछ अंदर के जो ऑफिशियल्स होते हैं उसके अलावा किसी को पता नहीं होता, कल सुबह ही पता चलता है। इनकी रिपोर्ट तो अंदर सबको पता है, इनकी कंपनी में सब लोगों को पता है, और ये लोग खुद ट्रेड नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनके जानने वाले तो ट्रेड कर ही सकते हैं ना। तो वो पैसा कमाने का एक तरीका है, और लेकिन ये एट द कॉस्ट ऑफ लॉस ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर होता है। आप देखो, ल्यूपिन का कल एक बहुत गलत रिपोर्ट निकाला, ठीक है, सिटी ने निकाला, शायद गोल्डमैन सैक्स ने इसका गलत रिपोर्ट निकाला, CLSA ने HUL का गलत रिपोर्ट निकाला, ICICI सिक्योरिटीज़ ने मजगांव डॉक का गलत रिपोर्ट निकाला। वो लेवल ज़िंदगी में सपने में आते नहीं है, लेकिन ये लोग शॉर्ट सेल करके जाते हैं और उसमें पैसा कमाते हैं। तो होता तो यही है। तो ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। ये डेफिनेटली एक दिन ज़रूर हो जाएगा, जिस दिन मेरा कोई एक भी वीडियो वायरल हो गया। अभी तक कोई भी वीडियो में करीब 1,000 से ज़्यादा मैंने व्यू देखा नहीं है, आता नहीं है। कोई एक आध में आ गया होगा तो आ गया होगा, आता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ग्लैमर नहीं है, खाली कंटेंट्स है। लेकिन कभी ना कभी
ये आवाज़ उन लोगों तक पहुँचेगी जिन लोगों तक पहुँचनी चाहिए, और डेफिनेटली इन लोगों के अगेंस्ट में कार्रवाई होगी। तो देखते हैं कब तक होता है। इसके लिए मुझे आप सभी का सहयोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए, बेस मेरा बढ़ना सब्सक्राइबर बेस मेरा बढ़ना चाहिए, व्यू मेरे बढ़ने चाहिए। तो फार्मा में मैंने आपको बताया कि कुछ कैंसर की दवाइयों में जीएसटी कम हुआ है, तो फार्मा सेक्टर आज उसमें फोकस में रह सकता है। अब कौन सी कंपनी का कैंसर की दवाइयों पे ज़्यादा है, यानी ये एक डिटेल वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल फार्मा सेक्टर फोकस में रह सकता है। का टारगेट आज 3200 रुपया आ गया, तो और वैसे भी 3000 क्रॉस करके ऊपर जाएगा। मैंने कुछ समय पहले आपको वैसे भी बोला है कि देश की इकोनॉमी बढ़ेगी तो ये FMCG सेक्टर 20 से 25% ग्रो करेगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ा पैसा बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि 3000 का 6000 हो जाएगा, वो नहीं होगा, लेकिन कभी गिरेगा कभी चढ़ेगा। लेकिन 25% है, ब्रिटानिया है, कोलगेट है, जिलेट है, ये आपको डेफिनेटली रिटर्न देंगे, बहुत शांति से सुकून से ही आपको रिटर्न देंगे। लेकिन इसको 5 साल के लिए होल्ड करना पड़ता है। किसी एक साल में ये अंडर परफॉर्म कर सकते हैं तो किसी दूसरे साल में आउट परफॉर्म कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली ये काम करेंगे। तो ये आज का मेरा मानना है, जो भी है उतना ही है। देखते हैं कैसे मार्केट परफॉर्म करते हैं, बाद में मिलते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय।